हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब के घर पर हमला हुआ, पेट्रोल बम हमला और फिर गोलियां भी चलाई गई। क्यों अजहर साहब, क्या आपकी किससे दुश्मनी है, क्यों ये तमाम हमले हो रहे हैं? आप तो आजकल बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो आज 8 रुकनी बेंच के सामने केस था उसमें आप दरखास्त गुजार भी हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताता चलूँ। वजह ये है, इस वक्त मैं तो लड़ाई पुरानी लड़ता आया हूँ। 2015 या 2016 में आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से आपको अगर केस याद हो, उसमें तशहीर और तस्वीर में पाबंदी लगी थी और बाकायदा उन्होंने अपील फाइल की थी। मैं उसी दिन उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जब मैं निकला था तो जब मैं घर से वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी 2 मोटरसाइकिल वाले 4 लोग ऑटोमेटिक गनों के साथ मेरा इंतज़ार करते रहे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे ड्राइवर को ज़दोकोब किया, उनसे सारा कुछ सामान छीना और जब मैं पहुंचा तो निकल चुके थे। फिर मुझे पुलिस ने निकलने नहीं दिया। 6:30 बजे तक जो है ना, मैं वहीं बैठा रहा। आज भी पुलिस की कोशिश थी कि मैं ना जा सकूं, कि पर्चा दर्ज करा के जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे पर्चे की फिक्र नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और ये जो डर और खौफ दिलाना चाहते हैं, वरना इंप्रेशन यही जाएगा कि हम लोग बैठ गए हैं। हम नहीं बैठे। पहले जैसे इमरान खान के ऊपर कादराना हमला कर लिया ना, उनका ख्याल था डर जाएगा, कोई डरा। अब वोकला के ऊपर भी इस वक्त डायरेक्ट अटैक जो है ना, और आप सबने देख लिया कि 4 दहशतगर्द थे, बाकायदा मोटरसाइकिलों पे आए, पेट्रोल बम उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ, एक ने पीछे एक ने आगे फेंका, फिर उन्हीं में से एक ने 3 फायर किए। एम्प्टी बुलेट बरामद हो चुके हैं। फोरेंसिक से चीजें सारी अब अल्लाह करे कि ये फोरेंसिक वाले डाटा सारा ले आए और कौम के सामने आ जाए। प्लान यही था कि हम लोग इस पैरवी में न आए इस केस के लिए, लेकिन हम पहुंचे हैं और टाइमली पहुंचे हैं। व्हाट डू यू थिंक, हु इज बिहाइंड दिस इंसिडेंट? देखिए, ये मौजूदा हुकूमत का ही काम है, मौजूदा हुकूमत का काम है और पर्चा तैयार मैं कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इन मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म या वज़रा जिनके खिलाफ मैं बैठ कर सारी डेलिब्रेशन और डाटा सारा जो इकट्ठा किया है उसको सामने रखते इंशाअल्लाह दरखास्त मूव की जाएगी। सर, वज़ीर आज़म आप पे क्यों हमला करेंगे? मेरे ऊपर का इशू नहीं है, इस वक्त वोकला बरादरी के ऊपर है। इमरान खान के ऊपर एक निशाना बनाना है, बताना है कि सबसे वाइब्रेंट आवाज़ अजहर सिद्दीक है, इस आवाज़ को चुप करा दो। इसको चुप कराओगे तो सारे चुप कर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस तरह की चीज़ों से आवाज़ बढ़ रही है। आप मेरी आवाज़ में गरज नहीं सुन रहे, मेरी आवाज़ में गरज ज़्यादा है। रोज़ा रखा हुआ है, वो अलग बात है। तगड़े हो गया है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, तैयार हो गए हैं और हमने लंगोट कस लिए हैं। ये भूल है उनकी। मेरे फैमिली वाले सारे मामले में कोई ज़हनी तौर पर कोई कोफ्त नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमें पता था कि ये होना है और अभी भी बाज नहीं आएंगे। ये चेतावनी है उनके लिए। भाई मेरी बात सुनिएगा, बात सीधी सी है। कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और अजहर सिद्दीक भी खड़ा है। अजहर सिद्दीक एक बात बड़ी साफ कहता है, जो रात एक कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। तो इसलिए ज़हन में रखिएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आई वॉज वॉचिंग दैट पर्टिकुलर क्लिप। उसमें बड़ा अलार्मिंग ये है कि वो गोलियां भी बरसाई गई हैं और वो आप उनके बाकायदा निशानात दिखा रहे हैं। तो ये किस टाइम में हुआ है? ये बेसिकली चूँकि मैंने आज आना था और सुबह जल्दी निकलना था और तकरीबन 1:30 बजे का वाक़या है। CCTV फुटेज जब पुलिस आई है और वीडियो को जब ग्रैब किया है, और पहले तो शायद था कि साथ वाले प्लॉट से आएंगे, लेकिन दीदा दिलेरी देखे, नकाब ना लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उनकी तस्वीरें बहुत करीब से कोशिश करके हम ट्राई करेंगे, उसके स्केच वगैरह बनवाएंगे, शक्लें तो नज़र आ जाएंगी कि कौन लोग हैं, किस तरह है। लेकिन 4 लोग तो बड़ी वजाहत के साथ ये मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने पेट्रोल बम फेंका वो भी आप लोगों के सामने है। अजहर साहब, आपने आज देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ बेंचेस में पाकिस्तान बार काउंसिल की स्ट्राइक को फॉलो नहीं किया गया है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसन मून साहब के दौर में एक पार्टी का एजेंडा लेकर चल रही थी, इस वक्त भी वो सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार काउंसिल में चंद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो एजेंडा ले लिया है। जब वो एजेंडा ले लिया है तो इस एजेंडे का मतलब क्या है, और इसलिए वोकला ने इसको रिजेक्ट किया है। और पूरे पाकिस्तान में, कराची में इक्का दुक्का हमने सुना है कि ऐसे वाक़ई हुई हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वोकला ने बाकायदा अदालतें अटेंड की है, हर हेयरिंग में पेश हुए हैं और वो पेश करेंगे। और हमने इस जो कॉल थी स्ट्राइक की, इसको रिजेक्ट किया। 8 रुकनी बेंच के आगे क्या दलाइल देने जा रहे हैं? आपकी अपनी दरखास्त है, लेकिन इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने आज पहले देखिए, हमने आपस में फैसला कर लिया था कि आज दलाइल की इब्तिदा जो है इम्तियाज सिद्दीकी साहब करेंगे, और वही दलाइल हैं जो पिछले आप 10 दिन से मेरे से सुनते आए हैं। 6 दलाइल हैं हमारे बुनियादी तौर पर। वो 6 गिनवा दें हमें। नंबर 1 है जी, आर्टिकल
91 ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करता है, ये सुप्रीम कोर्ट बना सकता है और कोई बना नहीं सकता। दूसरा है कि ये एक्ट जो बनाया गया है ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है 175 को सामने रखते हुए। तीसरा ये है कि आर्टिकल 142 को अगर सामने रखे, इस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में। चौथा जो बड़ा आर्टिकल 142 क्या है? ये अगर आपने कानून साजी करनी है, वफाक ने कैसे करनी है, सूबों ने कैसे करनी है, ये पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है। और पांचवा आर्गूमेंट ये है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है उसकी एंट्री 55 जो सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड करती है, सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात है। और जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 में ये तय हो चुका है बात। और बेंचेस बनाने का भी, उसको नोटिस देने का भी, तो ये सारे मामले में ये एक्चुअली अदलिया को कैप्चर करने की बात है, टेक ओवर करने की बात है कि अपनी मर्जी से ये सारे मामले को ले जाया जा सकता है। सर यही अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा हूं तब भी आप इस हक में हैं कि उनके इख्तियारात भी बेंच देखिए मैं यहाँ किसी शख्सियत की बात नहीं करूंगा, मैं असूल की बात करूंगा। असूल की बात मैं आपको इस वजह से काउंटर कह रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये वकला का ही नैरेटिव था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। एक कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी चीफ जस्टिस के पास पड़ी है। मैं उससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि वो सब सियासी बातें हैं। ये 66 केस थे नवाज शरीफ के दौर में जो 184(3) के हवाले से मसला बन गया, वरना ये बताइएगा 184 जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कितनी होती है? बड़ी रियल है, बड़ी कम है। सर साकिब निसार के दौर में आपको पता है कि जितना इसका इस्तेमाल हुआ इतना तो किसी का नहीं। ये मैं बता दूं आपको, ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि जितना इंसाफ उस दौर में मिला किसी में मिला, ये भी याद रखिएगा। कौन सा डैम वाला इंसाफ? नहीं सर, देखिए डैम वाले में फंड आज भी महफूज है। 1,10,000 के करीब केसेज ऐसे हैं जो उन्होंने टेकअप किए और सेटल डाउन किए, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये आज मैं पर्टिकुलर थिंग के इख्तियारात, क्या चीफ जस्टिस डिक्टेटरशिप नहीं दिखाता जब वो बेंच बनाता है अपनी मर्जी के और उनमें सीनियर जजेस को शामिल नहीं करता? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? असूल पे बात करें। देखिए मैं असूली पे बात करता हूँ, बात बड़ी सीधी सी है। बेंच बनाने का इख्तियार आज से नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, अगर आप इंडिया के अंदर देख लें, जब से ये जुडिकेचर बना तब से चला आ रहा है। हाई कोर्ट के देख लीजिएगा, आप तमाम हाई कोर्टों के इख्तियार देख लें, हाई कोर्ट के इख्तियार आज भी देखें। वो चीफ जस्टिस बेंच बनाता है, कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों ख्याल आ गया कि बेंच बनाने का? वहाँ भी तो चीफ जस्टिस बनाता है, इख्तियार उसी के पास है, बेंच वही बनाता है। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि ये चार्ज एटमॉस्फेयर में मेलाफाइड है कि ये कानून साजी की जा रही है, लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो और पार्लियामेंट कोई आइन और कानून इस तरह का बनाए, आइन में तरमीम करे या कानून बनाए कि चीफ जस्टिस की पावर्स को 3 सीनियर मोस्ट जजेस रेगुलेट करें, इसमें क्या कबाहत है? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। देखिए दो फिर वही बात है, आपने देखिए आप वजीर आजम यूं कर लेते हैं, चलें छोड़ें आप ये बात, वजीर आजम खड़ा कर लेते हैं, 3 सीनियर वजीर खड़े कर लेते हैं कि जनाब वजीर आजम के इख्तियार इसी तरह इस्तेमाल हो गए, 3 वजीर भी साथ होंगे, पार्लियामेंट कबूल करने के लिए तैयार है? ये कभी नहीं होता। हमेशा याद रखिए सिपह सलार एक ही होता है, हेड एक ही होता है, वो किसी जगह भी जाए, प्रिंसिपल स्कूल का एक ही होता है। ये कहा जाए कि जनाब 3 डिप्टी हेडमास्टर भी मिलकर साथ करेंगे तो ये स्कूल नहीं चल सकता। तो देखिए वो पार्लियामेंट अथॉरिटेटिव इदारा है और अथॉरिटेटिव इदारा है वो, और यहाँ पे जो है ना जुडिशल एक इदारा है जहाँ पे इंसाफ करना है उसको। मैं फिर बताता चलूँ इंसाफ करना है जजों ने रोस्टर पे बैठ के। ये इंतजामी इख्तियारात हैं, बेंच कैसे बनना है, किस तरह बनना है, इसी तरह अगर इंतजामी इख्तियारात से इंसाफ मुतासिर हो रहा हो तो क्या? देखिए मैं फिर बताता हूँ, उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि आप लोग जो बेंच बनाते हैं वो एक जजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आज बैठ जाते हैं इन्हीं के साथ, उन्हें के आ जाए एक डिबेट कर लें, बता दें कितने केसेस ऐसे हैं। यानी हम जो रोजाना जो लाखों केसेस डिसाइड किए हैं उनमें से कितने हैं? इवन एक भी केस ऐसा हुआ जिससे मुल्क की तकदीर का फैसला होता वो भी गलत हो तो फिर मैं वही कहता हूँ कि कौन सा ऐसा केस है जिससे मुल्क की तकदीर का फैसला होना है? इस वक्त मसला है कि वो नाअहल हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी सदारत से गए, ये वाले जो केस है। यू नो दैट करंट क्राइसिस अगर इसी तरह क्योस चलता रहा ये किस तरफ लीड करेगा आपको पता है? देखिए ये जो क्यास और ये सारा बनाया हुआ है, ये सारा बनाया हुआ आपकी पार्लियामान का है। पार्लियामान में अपनी जाती सोचे हैं, NRO ले लो, नैब खत्म कर दो, ECL में से नाम निकाल दो, लूट मार वो लगाई हुई उन लोगों ने। बजट आप देखें 100 अरब के करीब आपने रोटी मुफ्त बांटने में झोंक दिया, लोगों को लाइनों में लगा दिया। अब क्या ऐसी बात रह गई है कि जिसको आगे लेके जाया जाए?
मैं अब थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, आपने बड़ी हिम्मत की और हम आपके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। बहुत गलत हुआ है जो अटैक हुआ है, हम अजहर साहब के साथ हर फोरम पे खड़े हैं। जो भी वकला हैं इनको हैरेस करने के लिए अटैक किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है, पूरी कम्युनिटी खड़ी है और अजहर साहब से स्ट्रॉन्ग से। थैंक यू जी, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं जरा थक